ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। ठीक है, सो कल फिर 1 बजे से 2 बजे तक दोपहर में डाउट क्लास रहेगी। किसी कुछ पूछना हो, कैपेसिटेंस में कोई क्वेश्चन हो, कहीं से किसी बुक से पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट्रिक में जो किए थे उसके बाद हम फर्दर आ रहे हैं। ठीक है, सो वी आर कमिंग टू फर्दर डायरेक्ट्रिक। सो देखो, एक तो ये है कि मान लो मेरे पास इस तरह से है। कैसे है ये? मान लो एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। मान लो ये मेरे पास 2 कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। ठीक है, और इसके बीच में मैंने क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। मैंने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। ठीक है, और ऐसा है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है तुमको, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स है। ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू डी है, और ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स है। यानी ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रही है। ठीक है, तो तुमको बताना है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बताने से अगर ये एरिया कितना है, a है, डिस्टेंस d है, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम बिटवीन a एंड b। तुम्हें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो क्या करोगे तुम? हाउ टू गेट द कैपेसिटेंस? अभी तक तुम क्या करते थे, स्लैब लेते थे, यहाँ तक एक स्लैब, दूसरा स्लैब, तीसरा स्लैब। अब यही स्लैब कंटिन्यूस है। पहले जो स्लैब क्या होता था, यहाँ तक K1, यहाँ तक K2, अब वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। तो क्या करोगे तुम सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से डिस्टेंस x पे जाओगे। तुम यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक x और dx के बीच में एक बहुत थिन स्लाइस कट करोगे। तुम x और dx के बीच में एक बहुत ही थिन जो है स्लाइस कट करोगे। ठीक है, तुम x और dx के बीच में बहुत ही थिन स्लाइस कट करोगे। इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे बताओ? ये एक ऐसा प्लेट है, ये एक ऐसा प्लेट है जिसका एरिया कितना है, a ही है। एरिया इसका कितना है, a ही है। बताओ, अगर इसका लेंथ भी वही है और डेप्थ भी वही है, एरिया a है, लेकिन थिकनेस कितनी है, dx है। तो ये जो dc बनेगा, ये बनेगा k एज फंक्शन ऑफ x, k एप्सिलॉन नॉट a बाय थिकनेस। थिकनेस कितना है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, dx। कोई डाउट? ये एक ऐसा ब्रेड का स्लाइस है, जिसकी थिकनेस है dx, यानी लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट के बीच का डिस्टेंस है dx। k क्या है, k इसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस लोकेशन पे, जो भी वैल्यू है, k एज फंक्शन ऑफ x एप्सिलॉन नॉट a बाय d। अब क्या करोगे, ऐसे बहुत सारे स्लाइसेस बनेंगे, और वो सारे स्लाइसेस सीरीज में होंगे। बताओ, यहाँ जो एक कैपेसिटेंस बनेगा, इसके बाद जो एक कैपेसिटेंस बनेगा, इसके बाद जो सब क्या है, सीरीज में है। समझ रहे हो? बिकॉज दिस टाइप ऑफ कैपेसिटेंसेस आर इन सीरीज, देयरफॉर हम कह सकते हैं 1/dc इक्विवेलेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc। कैपेसिटेंस के केस में याद रखना, जब कोई चीज क्या रहता है, सीरीज में, तो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस इज द समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/dc इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सो बताओ। ये आ जाएगा 1 बाय इसका रेसिप्रोकल dx बाय k एज फंक्शन ऑफ x एप्सिलॉन नॉट a, दैट वुड बिकम इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट a, बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, dx बाय k एज फंक्शन ऑफ x। कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू d तक, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू d तक। ये तुम्हारा आएगा कैपेसिटेंस, 1/c इक्विवेलेंट आएगा। इसीलिए c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी c इक्विवेलेंट वुड बिकम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dx बाय k एज फंक्शन ऑफ x। या यहां पे इसको लिख दो, देयरफॉर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c इक्विवेलेंट, यहां इंटीग्रेट कर देंगे 1/dc, 1/c को कुछ नया चीज मान लो,
1/c को एक नया वेरिएबल मान लो, कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल, तो उसको वो क्वांटिटी निकल गया, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dx बाय के एज फंक्शन ऑफ x 0 to d। तुमको याद है हमने जब इसको डिस्क्रीट लिया था, कंटिन्यूअस चेंज नहीं था, जब हमने इसको इस तरह से लिया था, क्या लिया था, k1 यहां तक, k2 यहां तक, k3 यहां तक, तो मैंने क्या लिया था, तब मैंने लिया था c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ xi बाई ki, xi थिकनेस बाई ki। यहां xi की जगह क्या हो गया, थिकनेस की जगह dx, और ki की जगह क्या हो गया, kx, और समेशन की जगह क्या हो गया, इंटीग्रेशन। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है यहाँ? तो इससे तुम्हारा सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा। के कोई भी फंक्शन हो सकता है क्वेश्चन में, के कोई भी फंक्शन हो सकता है क्वेश्चन में। एग्रीड? कोई डाउट किसी को? अब देखो, अब हम ये जानना चाहते हैं कि फील्ड कितनी होगी इसमें, हम जानना चाहते हैं फील्ड कितनी होगी इसमें। ये तो हो गया सी एज, ये तो हो गया कैपेसिटेंस। अब ये बताओ इसी क्वेश्चन में और ये जानना चाहते हैं, ये प्लेट है लेफ्ट प्लेट और ये है राइट प्लेट, इस पे तुमने डाल दिया था क्या, प्लस क्यू चार्ज, इस पे तुमने क्या डाल दिया था, माइनस क्यू चार्ज। और अब तुम क्या कर रहे हो, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हो, एक कैपेसिटेंस तुमने डाल दिया। एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर एक्सटर्नल फील्ड, हम ई एक्सटर्नल कह रहे हैं, अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता तो एक्सटर्नल फील्ड होता Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होता, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो एक्सटर्नल फील्ड होता Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ यहां पर फील्ड कितना होगा, क्या हर जगह फील्ड सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड बाय के। इसीलिए हम कह सकते हैं ई नेट जो होगा इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, वो क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल बाय के। पहले क्या के क्या था, लास्ट केस तक के कांस्टेंट था, आज के क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, इसीलिए हो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के एज फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कि डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट फील्ड होगा, यानी डिफरेंट एक्स पे क्या होगा, डिफरेंट फील्ड होगा। मतलब यहां जो फील्ड होगा इस एक्स पे, वो इस एक्स पे नहीं होगा, इस एक्स पे और इस एक्स पे क्या होगा, फील्ड अलग अलग होगा। इस एक्स पे और इस एक्स पे क्या होगा, फील्ड अलग अलग। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड तो सेम है, बट के की वैल्यू हर जगह अलग अलग है, इसीलिए ये अलग अलग होगा। अब सोचो, क्या इसमें चार्ज एक्यूमुलेट होगा पूरे वॉल्यूम में, क्या इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज एक्यूमुलेट होगा? क्यों होगा, मैं बता रहा हूं। हम जानना चाहते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, वी वांट टू नो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फाइंड चार्ज डेंसिटी, फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स। फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ सवाल है कि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, के कांस्टेंट था, तब तो सिर्फ यहां और यहां चार्ज था, अंदर में इंटीरियर में क्या था, नेट चार्ज 0 था। बट आज तो चार्ज है। क्यों चार्ज है, समझो। मान लो हम यहां से एक डिस्टेंस x जाते हैं, हम यहां से कितना डिस्टेंस जाते हैं, x जाते हैं, और यहां पर हम एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं इसके परपेंडिकुलर। फिर हम एक स्मॉल डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्या जाते हैं, dx जाते हैं। उसके बाद वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्या जाते हैं, dx जाते हैं, और फिर से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसको क्लोज कर देते हैं।
ठीक है, हमें क्या करते हैं, छोटा सा सिलेंडर, एक कॉइन जैसा लेते हैं बिटवीन एक्स एंड डी एक्स, थिकनेस है डी एक्स। अब बताओ, यहां पर जो फील्ड था, जो एंटर कर रहा था, वही फील्ड यहां से लीव नहीं करेगा। क्यों? जब एक्स बदलेगा, देखो जब एक्स बदलेगा तो फील्ड बदल जाएगा, यानी जितना फील्ड एंटर करेगा उतना ही फील्ड लीव नहीं करेगा। यानी इस गॉसियन सरफेस के थ्रू, इस क्लोज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स है, इसका मतलब इसके अंदर नेट चार्ज भी होगा। हमको रो निकालना है एज फंक्शन ऑफ एक्स। हमको क्या निकालना है? डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन समझ रहे हो? किसी कोई डाउट होगा पूछ सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर गॉसियन लॉ लगा रहे हैं। वी आर अप्लाइंग गॉस लॉ ऑन दिस स्मॉल सिलिंड्रिकल कॉइन टाइप ऑफ थिंग ऑफ थिकनेस dx। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो dA है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो dA है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे E नेट। ये बताओ, अगर x डिस्टेंस पे फील्ड E है, अगर x डिस्टेंस पे फील्ड E है और x प्लस dx पे फील्ड कितनी है? E प्लस DE है। मान लो जब x की वैल्यू x थी, फील्ड E थी, जब x की वैल्यू x प्लस dx है, फील्ड कितनी है? E प्लस DE है। तो ये बताओ, इससे फील्ड बाहर कितना निकल रहा है? E प्लस DE इंटू DA। इस माउथ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव फ्लक्स, क्योंकि फील्ड भी राइट, एरिया वेक्टर भी राइट। राइट कैप से लेफ्ट कैप में क्या हो रहा है? फील्ड एंटर कर रहा है, एरिया वेक्टर लेफ्ट है, हो जाएगा माइनस EDA। कर्व सरफेस थ्रू फ्लक्स क्या होगा? जीरो, क्योंकि ये कर्व सरफेस है, वो ग्रेज करता निकल जाएगा। एरिया वेक्टर क्या होगा? 90 डिग्री पे होगा। इज इक्वल टू व्हाट इज चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना बंद है? तो अगर डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स रो है, अगर डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स रो है, तो उस पॉइंट पे चार्ज की डेंसिटी रो है, इनटू उसकी वॉल्यूम, उस पॉइंट पे स्मॉल वॉल्यूम कितना है? DA इंटू DX। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू हाइट। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दैट सिलिंड्रिकल कॉइन, स्मॉल कॉइन, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो बताओ क्या हो जाएगा? EDA, ये EDA और ये EDA कट जाएगा। हमने यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिया है, के एप्सिलॉन नॉट नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हम यहाँ पे नेट फील्ड ले रहे हैं, हम यहाँ नेट फील्ड ले रहे हैं, याद रखना। अब ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, मैंने गॉस लॉ का बताया था फॉर्म। यहां नेट फील्ड लो ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एज वेल एज बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज दोनों का नेट इफेक्ट लो। यहां फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, और यहां क्या लोगे? वैक्यूम लोगे। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ? DE नेट, ये देखो DA और DA कट जाएगा, तो कितना आएगा? DE नेट बाय DX, DE नेट बाय DX इज इक्वल टू, ठीक है, रो एज फंक्शन ऑफ x बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां से आ गया रो एज फंक्शन ऑफ x कितना आ गया बताओ? रो एज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ DE नेट बाय DX। ठीक, बट हमें तो ये निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हम ये जानते हैं हमारा E नेट जो था, वो कितना था? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट K एज फंक्शन ऑफ x। ये फ्री चार्ज बाय A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय E नेट क्या था हमारा? E एक्सटर्नल बाय K था। किसी पॉइंट पे जो नेट फील्ड था, द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज, वो कितना था? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय K। इसको डिफरेंशिएट करना है x के साथ, तो कितना आ जाएगा बताओ? दैट वुड बिकम, सो देयरफॉर आवर रो एज फंक्शन ऑफ x वुड बिकम एप्सिलॉन नॉट, इसको डिफरेंशिएट करो x के साथ, तो कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट, हम यहां कर देते हैं, देखो, DE नेट बाय DX is going to be DE net by DX is equal to, इसका डिफरेंशिएशन x के साथ, this is going to be minus Q by A एप्सिलॉन नॉट into K स्क्वायर into DK by DX हो जाएगा। बताओ, Q by A एप्सिलॉन नॉट बाहर
1 बाई के का डिफरेंशिएशन -1/k² इंटू dk/dx। तो यहां से तुम्हारा आएगा रो एज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू -q बाय a एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ k², k एज फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर इंटू dk/dx। एप्सिलॉन नॉट कट गया, रो एज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -q बाय a k एज फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर इंटू dk/dx। ठीक, कोई डाउट? क्या चीज? साइन कट रहा है क्या? अच्छा, बोर्ड कट रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो देखो, ये है इरोडोव का 3.104, इसका स्पेशल केस। इरोडोव 3.104 इसका एप्लीकेशन है, सेम चीज नहीं है। वहां फंक्शन दिया हुआ है, वहां k एज फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो तुमको सिर्फ यहां पे q दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, k एज फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, k एज फंक्शन ऑफ x दिया हुआ। अच्छा, एक चीज और, इरोडोव के सारे क्वेश्चंस में अगर एक वर्ड यूज किया है परमिटिविटी, इसका मतलब है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। इरोडोव के क्वेश्चंस में याद रखिएगा, इरोडोव में क्या है, परमिटिविटी का मतलब है दिया हुआ है एप्सिलॉन। इसका मतलब जनरली हम लोग मानते हैं इसका होना चाहिए बाय लैंग्वेज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, बट इसने इसको जो ई लिखा है ना, परमिटिविटी, हर क्वेश्चन में यही है, उसको इसका मतलब के है, इसका मतलब एप्सिलॉन आर है। यानी जो अगर वहां कहीं रिलेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, कहीं नहीं यूज किया है, यूज किया है परमिटिविटी वर्ड, इसका मतलब उस मीडियम की परमिटिविटी है ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्पेशल केस में 3.104 बनेगा। उसमें लीनियर वेरिएशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लीनियर वेरिएशन दिया हुआ है। यहां पर कितना है? k1, और यहां बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? k2, स्ट्रेट लाइन फैशन में। यानी dk/dx फिक्स है। कितना है? k2 माइनस k1 बाय d। बिकॉज ये k1 से बढ़ते बढ़ते k2 तक गया है, सो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट क्या है? k1 माइनस k2 बाय d। वो डाल देना, चलाएगा। तुमको बनाना है। सोचो, अगर k कांस्टेंट होता, लास्ट केस में ये था, तो dk/dx कितना होगा? 0। तो चार्ज डेंसिटी क्या आएगा? 0। होता भी है ना, जब k कांस्टेंट था, लास्ट क्लास में हम देखे थे, सिर्फ यहां एक चार्ज बनता था, यहां एक चार्ज, इंटायर इन साइड में यूनिफॉर्म फील्ड होता था। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है? एप्सिलॉन नॉट मींस E एक्सटर्नल बाई k, और k तो सब जगह सेम था, इसीलिए हर जगह फील्ड सेम था, तो फ्लक्स क्या था? 0 था। इसका मतलब नेट चार्ज एनक्लोज 0 था। याद रहेगा? Now I can take many illustrations, but मैं illustration नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं कोई फंक्शन नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारी थिंकिंग को किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे कंसंट्रेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो है ये हो, कि तुम्हारा ये जो है, तुमको ये पता हो फील्ड यहाँ वेरिएबल है, फील्ड यहाँ पे वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे फील्ड क्या है? डिफरेंट है। इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से पोटेंशियल का ड्रॉप भी नहीं होगा। इसीलिए इस केस में पोटेंशियल का ड्रॉप यूनिफॉर्म रेट से नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल dv होता है, स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करने पे dv होता है माइनस ई dx ना, क्योंकि dx सेम है बट e हर पॉइंट पे अलग अलग है। जहां फील्ड स्ट्रांग है, जहां फील्ड बहुत ज्यादा है, स्ट्रांग है, जहां k कम है, समझो, तुम अगर यहां से यहां जाओगे, डिस्टेंस x से कहां जाओगे? dx, फील्ड के डायरेक्शन में, तो तुमको पता है यहां से यहां जाने में जो dv होता है वो होता है माइनस ई डॉट dx,
माइनस ई डी एक्स, फील्ड के डायरेक्शन है माइनस ई डी एक्स, ये होगा माइनस ई एक्सटर्नल बाय के एज फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये होगा ना। ये तो सेम है, ई एक्सटर्नल तो सेम है, तुम सेम डिस्टेंस dx बार बार जा रहे हो, तुम सेम डिस्टेंस dx बार बार जा रहे हो। इसका मतलब जहां पर k बहुत बड़ा था, जहां k बहुत बड़ा था, जिस पॉइंट पे जैसे जैसे k बढ़ता जाएगा फील्ड घटता जाएगा, और फील्ड घटता जाएगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप भी कम होगा। जहां k कम है वहां फील्ड बहुत ज्यादा है, जहां k कम है वहां पे ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो सेम डिस्टेंस dx में फील्ड भी, तो पोटेंशियल का चेंज भी ज्यादा होगा। तो तुमको ऐसा ग्राफ प्लॉट करने पूछ सकता है बताओ यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, कहाँ 5 वोल्ट होगा? मिड पॉइंट पे नहीं होगा। जब यूनिफॉर्म था तो मिड पॉइंट पे था, बट अब तुमसे पूछे ये 10 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है, 10 से 0 का ये ड्रॉप होगा और वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं होगा, कहीं फास्टर रेट होगा, कहीं स्लोअर रेट होगा। इसलिए मिड पॉइंट पे 5 वोल्ट नहीं आएगा, 4 वोल्ट आ सकता है, 6 वोल्ट आ सकता है, कुछ भी हम तुमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बट हम उतना टाइम अभी जो है वो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। याद रखना, लेकिन क्वेश्चन बनाओ ना बनाओ, क्वेश्चन का आइडिया तुम्हारे मन में होना चाहिए। ऐसा हो सकता है हम कोई फंक्शन दे सकते हैं k एज 1/x e टू द पावर x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कुछ भी दे दें, एक फंक्शन बना दें और फिर क्वेश्चन पूछ दें, तो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, मान लो इस तरह से ये 2 प्लेट्स है और यहां पर तुमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। जीरो ये है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। मान लो ये स्क्वायर प्लेट्स है, ये स्क्वायर प्लेट्स, साइड लेंथ है, साइड ए है, साइड कितना है, ए है। तुमसे पूछा गया है अगर इसकी के फंक्शन ऑफ वाई है, एक्स नहीं है, फंक्शन ऑफ वाई है, तो बताओ इन दोनों के क्रॉस इसका सी इक्विवेलेंट क्या होगा। पहले फंक्शन ऑफ एक्स था तो तुम एक कांस्टेंट एक्स पे एक स्लाइस कट कर रहे थे, पहले ये फंक्शन ऑफ एक्स था तो तुम एक लाइन ड्रॉ करते थे प्लेन एक्स के परपेंडिकुलर, जिसपे के कांस्टेंट था, और फिर क्या करते थे, डीएक्स पे कट करते थे। अब क्या करोगे, पहले तुम यहां से कितने हाइट पे जाओगे, पहले तुम यहां से चले जाओ कुछ हाइट, कितना चले जाओ वाई, यहां से वाई हाइट चले जाओ और फिर कितना चले जाओ डी वाई। ये y चले जाओ और ये कितना चले जाओ dy चले जाओ, तो तुम्हारा कट हो जाएगा। तो बताओ जब तुम इसको कट करो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखो ये प्लेट है, थोड़ा टेढ़ा करके दिखा रहा है, ये प्लेट है, ये लेंथ था a, ये लेंथ भी था a, ये स्लाइस कुछ इस टाइप से कटेगा। देखो लेफ्ट प्लेट ये होगा, राइट प्लेट वहां होगा, उसके बीच में ये कैपेसिटेंस, मतलब लेफ्ट प्लेट इस तरह से और राइट प्लेट इस तरह से होगा, उसके बीच में एक ऐसे स्लैब बना हुआ होगा। लेफ्ट प्लेट ये, राइट प्लेट ये। तो बताओ इसका डीसी कितना हो जाएगा, के एज फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि यहां पर के जो है वाई फंक्शन पर, तो यानी इस पॉइंट पे लोकल वैल्यू, इस पॉइंट पे के की वैल्यू वाई है, के एज फंक्शन ऑफ वाई, एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया क्या लोगे, एरिया हो जाएगा, देखो ये लेंथ होगा ए और ये हो गया डी वाई, तो ये जो एरिया दिख रहा है प्लेट का, ये कितना हो जाएगा ए डी वाई। समझ रहे हो, बाय के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, एक प्लेट यहां भी है, एक प्लेट यहां है और एक प्लेट यहां है, जैसे इस तरह होता है। देखो यहां पर एक प्लेट है और यहां पर ऐसे ऐसे कट किया गया, ऐसे ऐसे, तो ये होगा, देखो ये होगा एक साइड प्लेट का और ये होगा दूसरा साइड प्लेट का,
और उसके बीच में ये जो थिकनेस दिख रहा है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये लेंथ हो गया a, ये थिकनेस हो गया dy, लेंथ इंटू dy, और ये डिस्टेंस कितना है, d है, बाई d। d इज डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द प्लेट, इन दोनों बीच का डिस्टेंस कितना था, d था। अब बताओ ऐसे ऐसे जो ये जो कैपेसिटर बना कौन सा, इस फेस 1 और फेस 2 के बीच का, उसी तरह से एक कैपेसिटर कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा फेस 3 और फेस 4 के बीच का। ये सब पैरेलल में है, क्यों पैरेलल में है, ये सारे राइट प्लेट इक्विपोटेंशियल है और सारे लेफ्ट प्लेट भी क्या है, इक्विपोटेंशियल है। दिस टाइप ऑफ मैनी डीसी, ये डीसी तुम कट करते जाओ, तुम यहां से डीसी जो है कट करते जाओ, दिस डीसीज आर इन पैरेलल। तो क्या होगा, सीधे इंटीग्रेट कर दो। जब पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं, C इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ DC, इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ, आ जाएगा C इक्वल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाहर, A बाहर, D बाहर, इंटीग्रल ऑफ K एज फंक्शन ऑफ y dy, K एज फंक्शन ऑफ y dy फ्रॉम 0 टू A। क्यों 0 टू A, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है, ये A है और ये लेंथ भी कितनी है, A है, तो 0 से A। दिस इज योर C इक्विवेलेंट। कोई डाउट? इसका मतलब यह हुआ कि लोअर हाफ का और अपर हाफ का C सेम नहीं आएगा। लोअर हाफ का और अपर हाफ का C सेम नहीं है। क्यों नहीं आएगा, लोअर हाफ और अपर हाफ दिखने में एक जैसा है, दोनों का प्लेट, दो प्लेट है, उसके बीच का डिस्टेंस d है, एरिया a/2 है, a/2 है। लेकिन अगर k इंक्रीज कर रहा है, अगर k इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि लोअर हाफ में k की वैल्यूज कम है, अपर हाफ में k की वैल्यूज ज्यादा है। इसका मतलब लोअर हाफ में k की वैल्यूज कम है, अपर हाफ में ज्यादा है। इसका मतलब कि अपर हाफ का k का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। यानी ये यूनिफॉर्म नहीं है, दो इक्वल पार्ट में नहीं है। अगर हम लोअर हाफ और अपर हाफ को लेंगे तो C सेम नहीं आएगा, और अगर हम लोअर हाफ और लोअर पार्ट और अपर पार्ट का C इक्वल करना चाहते हैं तो हाइट सेम नहीं आएगा। अगर हाइट सेम y/2 y/2, a/2 a/2, तो कैपेसिटेंस सेम नहीं। और अगर कैपेसिटेंस सेम करना है तो हाइट सेम नहीं आएगा, क्योंकि तब तुमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको कहां से कहां पे लेके जाओगे, 0 से सम वैल्यू y, और दूसरी बार कहां से, y से लेकर के d a, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। वो y निकालना पड़ेगा कि 0 से y को, इसको इंटीग्रेट 0 से y तक करो, और फिर दोबारा कहां से कहां तक करो, y से लेकर के a तक करो, टोटल हाइट तक, दोनों इंटीग्रेशन सेम है। ऐसे क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट पूछे जाएंगे। तो ये कोई मैजिकल क्वेश्चन नहीं है, कोई कॉस्मिक क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज यहां C वेरी कर रहा है, समझो, बिकॉज यहां कैपेसिटर, हमने ये जो केस देखा था, क्या देखा था लास्ट क्लास में, कि अगर इस तरह से एक यहां डाल दिया स्लैब और एक यहां डाल दिया स्लैब, याद है, अपर हाफ और लोअर हाफ, दो स्लैब डाल दिया। हमने क्या कहा था, फिर यहां चार्ज आएगा, नेट फील्ड सेम होना है। क्या बोले थे, नेट फील्ड सेम होना है, क्योंकि सेम लेफ्ट प्लेट सेम राइट प्लेट, लेफ्ट प्लेट भी सेम पोटेंशियल पे और राइट प्लेट भी सेम पोटेंशियल पे। यानी यहां से यहां जाओगे तो सेम पोटेंशियल से सेम पोटेंशियल जाना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस जाना पड़ेगा, चाहे इसके थ्रू जाओ चाहे इसके, यानी ई नेट सेम होगा। टोटल चेंज इन ड्रॉप v एंड टोटल डिस्टेंस सेम है, इसीलिए नेट फील्ड सेम है। नेट फील्ड सेम होने का मतलब क्या है कि यहाँ जो फील्ड बना होगा वो डबल बना होगा, क्योंकि जो यहाँ फील्ड एक्सटर्नल बना होगा उसको जब तुम 2k से डिवाइड किए थे तब नेट फील्ड आया था, और यहाँ पे तुमने फील्ड क्या किया था, ई एक्सटर्नल डैश, इसको जब k से डिवाइड किया तब सेम आया था। ये जो v/d था वो क्या था, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड बाई 2k, और ये जो v/d है सेम v/d फील्ड, ये क्या था, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज डबल गया होगा ना। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे कहें, अगर यहाँ चार्ज q आएगा तो इस एरिया पर
और इस एरिया पर और इस एरिया पर, इस एरिया पे और इस एरिया पर, इस एरिया पे, सब पे चार्ज अलग अलग बटेगा। क्यों बटेगा अलग अलग? क्योंकि यहां अगर चार्ज dq है तो यहां फील्ड क्या बनता है, dq बाय, समझो dq बाय, यहां पे फ्री चार्ज का फील्ड क्या बनता है, dq बाय a एप्सिलॉन नॉट, समझो dq बाय a एप्सिलॉन नॉट। यहां अगर चार्ज कितना आ गया dq, तो यहां से यहां तक फील्ड क्या बनता है, dq बाय a एप्सिलॉन नॉट। जब इसको डिवाइड करोगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे y से, तो तुमको सेम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम पूरा है, इसका मतलब dq इज फंक्शन ऑफ y। जहां ज्यादा k है वहां चार्ज भी ज्यादा जाएगा, ताकि वो फील्ड ज्यादा क्रिएट करे। क्यों ज्यादा क्रिएट करे? क्योंकि उस फील्ड को जो वहां फील्ड क्रिएट होगा उसको उस पॉइंट पे k से डिवाइड करने पे सेम आना है। तो जहां k ज्यादा है वहां dq भी ज्यादा चाहिए, ताकि डिवीजन के बाद इक्वल हो जाए। जहां k कम है वहां dq भी कम होगा, क्योंकि dq बाई ky कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां जो चार्ज होगा ना वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यहां पे जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। होगा क्या, यहां पर इस रेड स्ट्रिप पे चार्ज होगा dq, इस पे होगा 2dq, हो सकता है इस पे होगा 3dq। क्यों? यहां पे k था, यहां 2k, यहां 3k, बढ़ रहा है, हाइट के साथ बढ़ रहा है। तो हम तुमसे ये भी पूछ सकते हैं फाइंड k एज फंक्शन ऑफ y। हम तुमसे ये भी पूछ सकते हैं फाइंड चार्ज डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर हाइट। तो वो कुछ नहीं करना है, चार्ज उस पॉइंट पे चार्ज, क्योंकि जब यहां से q आएगा ये बटेगा, नॉन यूनिफॉर्मली बटेगा, q बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू उस पॉइंट पे k एज फंक्शन ऑफ y, उस पॉइंट पे बना हुआ एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय उस पॉइंट पर ky। जब दोनों डिवाइड होगा, एक्सटर्नल फील्ड उस पॉइंट पे जो बनता डिवाइडेड बाय उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर हाइट पे जो k एज फंक्शन ऑफ y है, ये तुमको देगा v बाई डी, जो कि हर जगह सेम आएगा। सोचना इस पे, ठीक? चलो अब देखो, एक क्वेश्चन है, एससीबी में भी है, प्रीवियस ईयर जेईई में भी है, एरोडो में भी है, सब में है। वो इस तरह से एक ऐसे प्लेट है और एक इस तरह से प्लेट है, ये दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट ऐसे है, दूसरा प्लेट ऐसे है, ठीक है? स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, लेंथ भी ए है, विड्थ भी ए है, मीन्स ये भी ए है और इनसाइड जो है, ये जो लेंथ है, इनसाइड लेंथ ये भी ए है, दिख रहा है इस तरह से, ए ऐसे है और ए भीतर है। ऐसा ही दूसरा प्लेट नीचे भी रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में प्रिज्म शेप का दो डायरेक्ट्रिक डाल देते हैं। इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, प्रिज्म शेप का दो डायरेक्ट्रिक डाल देते हैं। ऐसे डाल देते हैं, ठीक है? ठीक है, ये है K1, ये है K2। दोनों बीच का सेपरेशन कितना है, D। ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। आपको बताना है, लेंथ है ये, आपको बताना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी, व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है? आपको ये बताना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो क्या करेंगे, देखो हम क्या देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहां से किसी डिस्टेंस x पे जाते हैं और फिर एक स्मॉल डिस्टेंस कितना जाते हैं, dx।
हम यहां से क्या करते हैं, लेफ्ट एंड से एक डिस्टेंस x जाते हैं और फिर एक डिस्टेंस कितना जाते हैं, dx। ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, एक इसमें अपर कैपेसिटेंस है जो K1 का बना हुआ है और एक जो है वो लोअर कैपेसिटेंस है जो कि K2 का बना हुआ है। समझ रहे हो? ये इसको हम कह रहे हैं DC1, इसको हम कह रहे हैं DC2। मान लेते हैं जब डिस्टेंस x थी तो ये जो हाइट थी वो कितनी थी, y थी। मान लेते हैं जिस समय ये डिस्टेंस x थी उस समय ये हाइट जो थी ये कितनी थी, y थी। तो ये हाइट कितनी बच जाएगी बताओ, तो ये हाइट कितनी बच जाएगी, d माइनस वाई, d माइनस वाई। ठीक है, तो देखो अगर तुम इसको देखो, ये रेड वाले को देखो तो तुमको क्या दिख रहा है, अपर प्लेट से लेकर यहां तक कॉमन प्लेट तक एक कैपेसिटेंस है DC1 और इस इंटरफेस से लेकर लोअर तक एक दूसरा कैपेसिटेंस है DC2। तो तुम क्या पाओगे, तुमको ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। एक तुमको कैपेसिटर यहां दिखेगा, दूसरा यहां दिखेगा, ये होगा DC2 DC1 DC1 और ये होगा DC2। दोनों सीरीज में है। क्यों सीरीज में है, देखो अपर प्लेट ये है, लोअर प्लेट ये है, यहां से यहां फिर यहां से यहां। तो ये बताओ DC2 कितना हो जाएगा, DC2 हो जाएगा K2, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना होगा बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है dx, ये डिस्टेंस कितनी है dx और अंदर में इसका लेंथ कितना है, अंदर में इसका लेंथ कितना है a, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है। इनसाइड लेंथ कितना है, इनसाइड लेंथ है a, तो हो जाएगा a dx। k एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना है dx यहां और इनसाइड में है a dx बाय ये गैप, इस प्लेट से इस प्लेट का गैप कितना है y, इस प्लेट से इस प्लेट तक का डिस्टेंस, इस लोअर प्लेट से अपर प्लेट तक का डिस्टेंस, ये मिडिल प्लेट है, ये कितना है y। DC1 कितना होगा सो बताओ, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया सेम, एरिया क्या होगा सेम होगा, इनसाइड लेंथ कितनी है a और ये विड्थ कितनी है dx, तो कितना हो जाएगा a dx। अब बताओ इसके अपर सरफेस और इसके अपर सरफेस के बीच का गैप कितना होगा, d माइनस 1। अब बताओ ये दोनों क्या है सीरीज में, तो क्या लिखोगे 1/dc, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस अगर dc है तो क्या लिखोगे 1/dc इज 1/dc1 प्लस 1/dc2, दैट बिकम्स इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल को जोड़ दो तो आएगा K1, इसका आएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx, ये हो जाएगा K2 इंटू, थोड़ा स्टेप खाए हैं चेक कर लेना तुम लोग, क्योंकि हम इसको हम इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे K1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे K2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों का ये टर्म सेम हो जाएगा। यहाँ पे K1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी K1 से, ये कितना हो जाएगा K1 K2, यहाँ पे K2 से, यहाँ भी K2 से, ये हो जाएगा K1 इंटू वाई। यहां से आएगा तुमको DC इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx बाय K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a dx बाय K2d प्लस K1 माइनस K2 इंटू वाई, ये होगा ना। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये y थी, ये d माइनस वाई है, जैसे जैसे बढ़ोगे ये y क्या होगा बढ़ेगा और d माइनस वाई घटेगा, बट ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो यहाँ एक बनेगा DC1 DC2, यहाँ एक बनेगा, ऐसे ऐसे जितने कॉम्बिनेशन होंगे वो आपस में क्या है पैरेलल में है।
इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन म्यूचुअली क्या है, पैरेलल में। तो ऐसे ऐसे जो डीसी बनेंगे दो दो के सेट, वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, बिकॉज दे आर इन पैरेलल, सच डीसीज आर इन पैरेलल। हर जगह हर स्लाइस में दो कैपेसिटर बनेंगे, अपर और लोअर, दोनों सीरीज में होंगे, बट उनका सीरीज कॉम्बिनेशन, दो दो का सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत सारा बनेगा और सब आपस में पैरेलल होंगे। इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो एक प्रॉब्लम है, यहाँ दो वेरिएबल है, एक x और एक y। यहाँ दो वेरिएबल है x और y, या तो तुमको इसको y के टर्म में लिखना पड़ेगा, या इसको dx को किसके, dy के टर्म में लिखना पड़ेगा। अगर तुम dx को लिखोगे dy के टर्म में और dx को लिखोगे dy के टर्म में, तो इंटीग्रेट कहाँ करोगे, y को कहाँ से कहाँ करोगे बताओ, y कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से लेकर d तक। y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके, बताओ फर्स्ट जब यहाँ कट करोगे y कितना होगा 0 और लास्ट में कितना होगा d। और अगर तुम x में करोगे इंटीग्रेट तो कहाँ से कहाँ तक जाओगे, 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के a तक। तो देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा। तो अब एक काम करते हैं हमको इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, यहाँ दो वेरिएबल है, हमको x और y में रिलेशनशिप चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, जहां tan थीटा किसके इक्वल है, d बाई ए। tan थीटा किसके, ये देखो बड़ा वाला ट्राइंगल, ये क्या है d, ये क्या है a, tan थीटा d बाई है, बट tan थीटा कांस्टेंट है। तो tan थीटा इस ट्राइंगल से क्या हो जाएगा बताओ, इस ट्राइंगल से tan थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल से। और x डिस्टेंस पे ये हाइट y थी, तो tan थीटा बिकम्स इक्वल टू y बाई एक्स। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x tan थीटा। तो एक काम करते हैं, dx निकाल लेते हैं, x हो जाएगा बताओ y cot थीटा। सो dx कितना हो जाएगा बताओ, dx ही सही रहेगा ना, कि जो करो ऐसे चलो, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, y इज इक्वल टू x tan थीटा। चलो डाल देते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, दिस शुड बिकम इंटीग्रेशन ऑफ k1 बाहर, k2 बाहर, एप्सिलॉन नॉट a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय k2d प्लस k1 माइनस k2 इंटू x tan थीटा। ठीक है ना, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कहां से कहां जाएगा, x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर के, x कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर के a तक, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a। इसका इंटीग्रेशन होता है, देखो ये एक है अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स, लॉग एक्स बनेगा, क्या बनेगा, ln k2d प्लस k1 माइनस k2 इंटू x tan थीटा। जानते हो 1 बाय ए एक्स प्लस बी, 1 बाय ए एक्स प्लस बी, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। तो ये हो जाएगा log ऑफ दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय, इसके कोफिशिएंट से जो x एक कोफिशिएंट से डिवाइड होता है tan थीटा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के a तक। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2 इंटू tan थीटा। इस यहां देखो जब रखेंगे x की वैल्यू a, एक काम करो tan थीटा को डाल दो, tan थीटा क्या था बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, d बाई a। देखो ये डिस्टेंस कितनी है a, ये कितनी है d बाई a, ये हो गया tan थीटा ही d बाई a। ln k2d
K2D प्लस K1 माइनस K2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब हो गया A tan थीटा बाय एक्स को रखोगे 0 तो ये वैनिश हो जाएगा, कितना हो जाएगा K2D। तो बताओ तो अगर हम tan थीटा के यहाँ पे क्या डाल दें D बाई ए, तो क्या आ रहा है, ये और ये कट गया, तो क्या ये हो जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय K1 माइनस K2 इंटू डी। ये देखो माइनस K2D और प्लस K2D कट गया, ये जो इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये सेकेंड टर्म क्या होगा माइनस K2D और ये था K2D, तो क्या बच जाएगा K1D, ln ऑफ K1D बाई K2D, जिसकी वैल्यू कितनी होगी ln K1 बाई K2। आंसर कितना है, एससी वर्मा का ये क्वेश्चन है 57। एप्सिलॉन नॉट K1 K2 एप्सिलॉन नॉट K1 K2 ए का स्क्वायर ln K1 बाय K2 डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2 इंटू डी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है आईआईटी में, इरोडो में भी है, आई थिंक इरोडो का मुझे याद नहीं, बट एससी वर्मा में भी है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से करना, खुद से करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। ठीक है, कोई डाउट? अब आते हैं काम के क्वेश्चन पे। अब देखो अगर तुम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करोगे किसी कैपेसिटर में, ठीक है, अगर तुम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करोगे किसी कैपेसिटर में स्लोली, धीरे से, आराम से, तो क्या क्या बदलता है, क्या क्या नहीं बदलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कैसे बदलता है। ठीक, वी आर स्लोली इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक इनसाइड ए कैपेसिटर। समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन into a capacitor very slowly या ग्रेजुअली। ग्रेजुअली क्यों समझते हैं इसको। होता क्या, हम बताएंगे कि कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज कैपेसिटर जो होता है वो किसी डाइलेक्ट्रिक को अपने अंदर खींच लेता है, पुल कर लेता है, अंदर खींच लेता है, इसीलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है। तो हम अगर चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, हीट प्रोड्यूस ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उस डाइलेक्ट्रिक को पकड़ के रखते हैं, एक रस्सी बांध के। डाइलेक्ट्रिक क्या हो रहा है कि दो प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में खिंचा रहा है, हम इसको बाहर से पुल कर रहे हैं और धीरे धीरे इसको जाने दे रहे हैं, बहुत ही स्लोली, वेरी स्लो प्रोसेस। हम बताएंगे स्लो प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अभी हम क्या मान रहे हैं, प्रोसेस इज स्लो। यहाँ दो तरीके होते हैं, दो तरह से तुम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर सकते हो। कौन कौन सा तरीका? पहला है कि जब तुम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे थे तो कैपेसिटर चार्ज था लेकिन बैटरी डिस्कनेक्टेड था। बैटरी पहले कैपेसिटर चार्ज कर लो, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दो और अब डाइलेक्ट्रिक को धीरे धीरे डालो, पहला मेथड। दूसरा है बैटरी कनेक्टेड है, अब तुम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? दोनों केस में क्या होगा, देखो दोनों केस में क्या होगा, सो देखो। तो पहला केस हमारा, और समझना इसको बहुत अच्छे से, जितना इंटीग्रेशन किए थे पीछे वो सब नहीं समझते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से समझ लो।
ठीक है, ये हर एग्जाम में आता है। जो इसके पहले बताए थे इरोडो का जो है वो सब ओलंपियाड में एडवांस पेपर में पूछता है, ये तो हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, वाइल इंट्रोडक्शन, पहला केस क्या है, वाइल इंट्रोडक्शन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, यानी क्या था समझो, ये तुम्हारे पास एक डाइलेक्ट्रिक था, ये वहां से कैपेसिटर था, तुमने इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्टेड, ये V वोल्ट का बैटरी है, इसकी ये में V वोल्ट है, इसकी कैपेसिटेंस क्या थी, C थी, इसकी कैपेसिटेंस शुरू में क्या थी, C थी। और अब तुम क्या कर रहे हो, एक इसी के शेप का जो इसका पूरा वॉल्यूम भर देगा वैसा एक डाइलेक्ट्रिक को धीरे धीरे आने दे रहे हो। तो होता क्या है समझो, होता क्या है हम बताएंगे, क्या फोर्स होता है, क्या प्रेशर होता है, वो सब। ये जो डाइलेक्ट्रिक तुम देख रहे हो, ये कैपेसिटर देख रहे हो, इस डाइलेक्ट्रिक को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, इसको अपने अंदर खींचता है, ये इसको अपने अंदर अट्रैक्ट करता है। तो छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट कर जाएगा, स्पीड गेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें पीछे की तरफ एक F एक्सटर्नल लगा के रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे चले, ताकि नेट फोर्स इज जीरो और वेरी वेरी स्लोली, ये वेरी स्लोली इंट्रोड्यूस हो रहा है। हमारा पर्पस क्या है, इतना स्लो हो रहा है कि इसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। कोई भी चेंज बहुत स्लो है। अब देखो, सबसे पहले समझो कैपेसिटेंस हो जाएगा Kc। क्यों हो जाएगा कैपेसिटेंस Kc, पहले कैपेसिटेंस C था इंट्रोडक्शन के पहले, अब हो जाएगा Kc। सब कुछ सेम रहा, एप्सिलॉन नॉट कितना बन गया, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एग्रीड, कैपेसिटेंस हो जाएगा Kc। पोटेंशियल डिफरेंस पहले भी वही था, अब भी वही है, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, पहले इसका लेफ्ट प्लेट जब ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, पहले इसका लेफ्ट प्लेट किस पोटेंशियल पे था, V पे, राइट प्लेट किस पे था, 0 पे। अभी भी इसका लेफ्ट प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है और राइट प्लेट क्या है, 0 पे ही है। तो अभी भी इसका पोटेंशियल तो नहीं बदला, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। थर्ड, एक बार जब C हो गया Kc और V सेम है, अगर C हो गया Kc और V सेम है तो Q को कितना होना पड़ेगा, KQ या Q बाई K। इनिशियल चार्ज अब कितना है, K टाइम से मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या होगा बोलो, Q इजकल टू CV। फॉर्मूला क्या है, Q इजकल टू CV। ये सेम रहा, ये सेम रहा, ये K टाइम्स हो गया, इसको तो K टाइम्स होगा ना, ये हो जाएगा KQ। यानी पहले चार्ज कितना था, पहले चार्ज कितना था, CV। पहले इसके ऊपर चार्ज कितना था, Q इजकल टू CV माइनस CV। अब कितना है, K टाइम्स ऑफ CV। क्यों, अब कैपेसिटेंस हो गया Kc, KCV। ये पहले कितना था, CV। ये पहले कितना था, CV। अब कितना है ये KCV। चौथा, बैटरी ने वर्क किया, पहले इसमें चार्ज था Q, पहले इसमें चार्ज था Q, और अब जब ये पूरा इसको भर देगा, इस पे चार्ज कितना चाहिए, KQ। तो बैटरी ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया होगा, डेल्टा Q। इस प्रोसेस में डेल्टा Q बाय बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया एक्स्ट्रा, कितना, K माइनस 1 इंटू CV। पहले से था CV, अब कितना है, KCV। तो एक्स्ट्रा कितना किया, K माइनस 1 इंटू CV। ये बैटरी ने वर्क किया, बैटरी ने वर्क कर दिया। जब बैटरी ने वर्क किया, देखते हैं इसको, हीट प्रोड्यूस हुआ नहीं। क्यों नहीं हीट प्रोड्यूस हुआ, चलो पहले ये देखते हैं। पांचवा पॉइंट,
एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, पहले कितना था, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या है, हाफ CV स्क्वायर, यही होता है ना। V तो वही रहा, V तो वही रहा, C कितना हो गया, K टाइम्स। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये चेंज होके हो जाएगा क्या चीज, KU, K टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर, KU हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड बढ़ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर। तो ये बताओ, छठा, इस प्रोसेस में डेल्टा W वर्क डन बाय बैटरी कितना है, बताओ। व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी, क्या होता है, डेल्टा Q इंटू V, यही होता है ना। क्या बताए थे, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इंटू EMF। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, K माइनस 1 इंटू CV स्क्वायर, K माइनस 1 इंटू CV स्क्वायर। लेकिन U फाइनल माइनस U इनिशियल, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, उसमें चेंज क्या है बताओ, K टाइम्स ऑफ हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू K माइनस 1 इंटू CV स्क्वायर। एग्रीड, कहीं कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना। अब बताओ, बैटरी ने इतना वर्क किया, इतना एनर्जी स्टोर बढ़ गया, बाकी आधा कहाँ गया, बाकी आधा कहाँ गया। अगर ये प्रोसेस बहुत स्लो है, सुनो, अगर ये प्रोसेस बहुत स्लो है तो ये जो चार्ज सप्लाई हुआ है ये बहुत स्लोली सप्लाई हुआ है, यानी करंट टेंडिंग टू क्या है, करंट टेंडिंग टू क्या है, 0। अगर चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं करंट। अगर टाइम बहुत ले ले, टाइम बहुत ले ले ये प्रोसेस, उसका करंट टेंडिंग टू 0, हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, हीट प्रोड्यूस इज 0। जो हीट होता है पढ़ेंगे रेजिस्टेंस में I²R, करंट 0, हीट 0, करंट होना चाहिए, हीट 0 होता है। इसका मतलब है बाकी जो बचा हाफ K माइनस 1 CV स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसको क्योंकि फोर्स बाहर लग रहा है और ये धीरे धीरे अंदर जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो याद रखना, देयरफॉर 8th पॉइंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस हाफ K माइनस 1 इंटू CV स्क्वायर। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी के लिए इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू U फाइनल प्लस हीट। यहां हमने हीट प्रोड्यूस होने दिया नहीं, यहां पर मैंने हीट प्रोड्यूस होने दिया नहीं क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो था, क्वासी स्टैटिक था। बैटरी ने वर्क किया, ये मुझे पता है, U इनिशियल और U फाइनल का मुझे डिफरेंस पता है, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स निकल जाएगा। हम तुमको नेक्स्ट क्लास में इसको इंटीग्रेट करके भी निकाल देंगे, वर्क डन बाय यही आएगा। हम इसको इंटीग्रेट करके भी जो है निकालेंगे तो भी वर्क डन यही आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसको इंटीग्रेट करके भी निकालेंगे तब भी यही आएगा। अभी तो हम बिना इंटीग्रेट के निकाल रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, 4 चीज में से 3 चीज पता है, 1 चीज नहीं पता है तो निकल गया। एक इक्वेशन है उसमें 4 चीजें हैं, 3 चीजें मुझे पता है, 1 नहीं पता है तो वो पता चल गया बाय डिफॉल्ट बिना कुछ किए। बट नेक्स्ट क्लास में हम इसको इंटीग्रेट करके भी निकाल देंगे, ये वही आएगा। ठीक, एग्रीड। अब बताओ, अच्छा अभी तो 8th पॉइंट तक गए थे, 9th पॉइंट, व्हाट वुड हैपन टू द फील्ड बिटवीन देम, व्हाट इज द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट इज द फील्ड नेट, नेट फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा, ये बताओ। इसके 2 तरीके हैं। पहला है लेफ्ट प्लेट किस पोटेंशियल पे था,
V पोटेंशियल पे हमेशा, शुरू से लेके अंत तक। और राइट प्लेट किस पोटेंशियल पे था? 0 पोटेंशियल, शुरू से लेके अंत तक। यानी जब यहां से यहां जाओगे, चाहे यहां एयर हो और चाहे यहां डाइलेक्ट्रिक हो, तुम जा V से 0 ही रहे हो। इसका मतलब ये V/D होगा, जो कि सेम रहेगा। बट सेम कैसे रहेगा? ये तो डाइलेक्ट्रिक चला है। जब डाइलेक्ट्रिक आया तो चार्ज हो गया K टाइम्स, एक्सटर्नल फील्ड हो गया K टाइम्स, और फिर वो K से डिवाइड हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ये होता है Q/A एप्सिलॉन नॉट। यही था ना शुरू में? क्या था शुरू में? क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो गया? ये क्या बन गया बताओ? ये क्या हो गया? ये हो गया KQ। चार्ज हो गया K टाइम्स, एक्सटर्नल फील्ड पहले K टाइम्स हुआ क्योंकि चार्ज एक्स्ट्रा गया, तो एक्सटर्नल फील्ड सेम नहीं रहा। पहले एक्सटर्नल फील्ड और नेट फील्ड दोनों था Q/A एप्सिलॉन नॉट। अब एक्सटर्नल फील्ड K टाइम्स हुआ और फिर वो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में K से डिवाइड हो गया, इसलिए फील्ड सेम रहा। K एप्सिलॉन नॉट बाय A टाइम्स ऑफ K एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसको ये भी लिख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो गया K टाइम्स, क्योंकि देखो अगर फील्ड नहीं बदलता, अगर यहां पे चार्ज को K टाइम्स कर दो तो एक्सटर्नल फील्ड K टाइम्स हो जाएगा, और तब उसको फिर डाइलेक्ट्रिक डालो। दो काम हो रहा है ना, एक तो चार्ज बढ़ रहा है और दूसरा मीडियम आ रहा है। चार्ज बढ़ने की वजह से फील्ड K टाइम्स हो रहा है, और मीडियम एंटर करने की वजह से वो फिर K से डिवाइड भी हो रहा है, तो फील्ड वही आ जाएगा। फील्ड रिमेन सेम। याद रहेगा? एक एक चीज याद रखना जो जो लिखा हुआ है, एक एक चीज याद रखना जो जो लिखा हुआ है। आज के क्लास के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन IIT JEE का जो आज तक आया है वो तुम बना सकते हो। अब जो पढ़ाऊंगा वो कभी नहीं पूछा गया है, बट हो सकता है इस साल पूछ दे। इसके बाद जो पढ़ाऊंगा, ये केस 1 था। जब तुम डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हो तो बैटरी कनेक्टेड था। अब क्या करते हैं? पहले इसको चार्ज कर लेते हैं बैटरी से, बैटरी को हटा देते हैं, यहाँ +Q यहाँ -Q। अब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। अब क्या कंजर्व होगा? चार्ज कंजर्व होगा। यहाँ क्या था? कंजर्व। यहाँ देखो वहां भी, अब नए केस में भी C को KC तो बनना ही है। जैसे डाइलेक्ट्रिक घुसाओगे C बिकम्स KC। यहाँ पोटेंशियल सेम था इसलिए K मल्टीप्लाई हो गया। अगले केस में चार्ज सेम होगा तो V डिवाइड हो जाएगा। देखना नेक्स्ट केस। पहला केस क्या था? ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बदला नहीं। ये हमेशा और ये हमेशा अपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखा है बाय द एड ऑफ बैटरी। अब क्या कर रहे हैं? एक चार्ज कैपेसिटर में इसको एंटर कराएंगे। ठीक है, समझो इसको। केस 2, इस केस में अगर हम ये, अच्छा वो तो देख ही चुके थे कि हाँ मतलब E कितना होता है, एनर्जी स्टोर कितना होगा। ठीक है, इसको और इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे। केस 2, कैपेसिटर इज चार्ज्ड, बैटरी डिस्कनेक्टेड, and then dielectric introduced। ठीक है, इसमें क्या है समझो। तुमने पहले इसको चार्ज कर लिया था। क्या किया था तुमने? पहले इसको चार्ज कर लिया था। ये +Q था, ये -Q था। इनर प्लेट पे +Q -Q, इसको तुमने चार्ज कर लिया। और अब तुम क्या कर रहे हो? इसमें डाइलेक्ट्रिक को फिर से वही करोगे, धीरे धीरे ही करोगे। F एक्सटर्नल लगाओगे क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। इसको स्लोली इंसर्ट करोगे,
स्लोली इसको धीरे धीरे इनफाइनाइटेसिमली स्लोली इसको अंदर जाने दे रहे हो ताकि पूरा पूरा इसको ऑक्यूपाई कर ले। यहाँ इनिशियल वोल्टेज क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू सी वी हो जाएगा। इनिशियल वोल्टेज क्या था, V था। इनिशियल वोल्टेज कितना था, V था। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था दोनों के बीच में, V था। क्योंकि यहाँ पर कुछ फील्ड रहा होगा, यहाँ पहले कुछ फील्ड था, तो उस फील्ड के कारण यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस था, ये था E और पोटेंशियल डिफरेंस था V कुछ था। अब क्या करोगे सोचो, पहला C बिकम्स KC, C बन जाएगा KC, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बन गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दूसरा, चार्ज कंजर्व रहा, चार्ज का कोई सोर्स था ही नहीं। कोई सोर्स होता, बैटरी होता या अर्थ होता, तब तो ये चार्ज खींचता, और कोई सोर्स था ही नहीं। ये एक आइसोलेटेड प्लेट है, जो चार्ज दे दिया था पहले ही दिया हुआ था, ये ना कहीं जा सकता है ना ही कहीं से चार्ज ले सकता है, आइसोलेटेड है, चार्ज रिमेन्स कंजर्व। अब बताओ, Q इक्वल टू सी वी होता है, Q इक्वल टू सी वी, Q सेम है, C हो गया K टाइम्स, तो V कितना हो जाएगा, V बाई K। Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, ये तो सेम है ना, यानी अगर C हो जाएगा K टाइम्स तो V हो जाएगा कितना, 1 बाई K टाइम्स। चौथा, बैटरी तो है ही नहीं, तो वर्क क्या करेगा, चार्ज सप्लाई क्या करेगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू थी Q स्क्वायर बाई 2C, ये तो कंजर्व्ड है ना, और ये कितना बन गया, K टाइम्स। अपर वैल्यू जो है कंजर्व्ड है, Q इज कंजर्व्ड, ये हो गया K टाइम्स, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2KC, यानी किसके इक्वल हो जाएगा, U बाई K। एनर्जी घट गया, सिस्टम की एनर्जी घट गई पहले से। किसने घटाया, इसका मतलब है U फाइनल माइनस U इनिशियल इज Q स्क्वायर बाय 2KC माइनस Q स्क्वायर बाय 2C, हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C 1 by K minus 1, that is negative, that is in fact negative, that means potential energy decreases. Why potential energy decreases? Because work done by battery क्या बताए थे, plus work done by external force plus U initial, ये ना U initial plus work done by battery one external force is U final plus heat। प्रोसेस बहुत स्लो है, ऊपर से कोई सर्किट भी नहीं है, चार्ज मूव कैसे करता, प्रोसेस बहुत स्लो है। फास्ट भी होता तो क्या फर्क जो है पड़ता, क्योंकि सर्किट है नहीं कि एक चार्ज मूव करता, तो ये तो वैसे ही जीरो है क्योंकि करंट जीरो है। एक्सटर्नल वर्क, बैटरी है नहीं, जब बैटरी नहीं है तो वर्क का आएगा, यानी कि ये जो है इक्वल टू होगा नेगेटिव ऑफ दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, सॉरी एक्सटर्नल एजेंट ने इतना वर्क किया है, इसीलिए वो सिस्टम को घटा रहा है। एक्सटर्नल एजेंट ने इतना वर्क किया है, इसीलिए इसकी सिस्टम की एनर्जी घट रही है। ठीक है, सिक्स पॉइंट फील्ड की बात करते हैं। ई नेट बढ़ेगा कि घटेगा, और कितना, तो इसका घटेगा। एक्सटर्नल फील्ड जो पहले था वही रहा, एक्सटर्नल फील्ड जो पहले था वही रहा। पहले कितना था, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट एक्सटर्नल फील्ड, अभी भी Q वही है, अभी भी एक्सटर्नल फील्ड में कोई चेंज नहीं हुआ है, Q वही है, सिर्फ वो K से डिवाइड हो गया है। तो अब हो जाएगा कितना, अब ये हो जाएगा कितना, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट बाई K, यानी कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा,
E0/K हो जाएगा। उसको तुम दूसरे तरह से भी समझ सकते हो। कैसे? फील्ड हो जाएगा, तुम ये भी समझ सकते हो, दैट इज इक्वल टू σ/ε0। या एक काम कर सकते हो, V/D। ई नेट कितना हो जाएगा? V/D। V/D अब क्या है बताओ? V कितना हो गया? V/K। V कितना हो गया? V/K, और D वही रहा, V/K और D वही रहा। फील्ड हो जाएगा 1/K टाइम्स, फील्ड हो जाएगा 1/K टाइम्स, ठीक है। फील्ड हो जाएगा 1/K टाइम्स, ठीक है। चलो तो याद रखना, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा ऐसा पूछ देता है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एससी वर्मा से, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आईटी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, पर ये याद रखना हमेशा कि जब भी बैटरी कनेक्टेड रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, तब डायरेक्ट्रिक करोगे इंट्रोड्यूस, तो के टाइम्स हो जाएगा। एनर्जी कितना हो जाएगा? के टाइम्स। और अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद किसी चार्ज कैपेसिटर में डायरेक्ट्रिक को जो है दोगे, तो क्या रहेगा? तो उस केस में एनर्जी बिकम्स 1/K टाइम्स, ठीक है। सो देखो हम यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन 58, क्वेश्चन 58 इन एससी वर्मा। क्या दिया हुआ है? इस तरह से है, एक क्वेश्चन इस तरह से मान लेते हैं, ऐसे करके ये एक कैपेसिटर है और एक दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है। ये C है, ये भी C है, ये V वोल्ट है। शुरू में इसको तुमने क्लोज कर दिया, तुमने शुरू में इसको क्या किया? क्लोज कर दिया। तो जब ये क्लोज था तो दोनों चार्ज हो गया। अब तुमने क्या किया? इसको ओपन कर दिया। अब तुमने क्या किया कि इसको जो है ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद इस सर्किट को ओपन कर दिया, और अब तुमने दोनों में डायरेक्ट्रिक डाल दिया। This you opened and both are filled with dielectric, and both are filled with dielectric of dielectric constant K। अब इसमें K उसके बाद डाल दिया, इसमें क्या किया? एक K डाल दिया, और यहां भी क्या किया कि K डाल दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद पूछा इनिशियल और फाइनल एनर्जी स्टोर में क्या रिलेशन होगा? इनिशियल और फाइनल एनर्जी स्टोर में क्या रिलेशन होगा? समझो इस बात। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये पूरा का पूरा इक्वी पोटेंशियल है, और ये पूरा का पूरा इक्वी पोटेंशियल है। इसके अक्रॉस V, ये 0 ये V, ये 0 ये V। तो इसमें पहले एनर्जी स्टोर कितना था? हाफ CV²। इसमें कितना था? हाफ CV²। अब तुमने क्या किया? इसमें डायरेक्ट्रिक डाला, इसमें डायरेक्ट्रिक डाला, लेकिन देखो इसमें जो डायरेक्ट्रिक दिया तो वोल्टेज कांस्टेंट रखा, क्योंकि ये कनेक्टेड है बैटरी से। बट इसमें जब डाला तो चार्ज कांस्टेंट रखा। तो इसमें कितना आ जाएगा बताओ? इसमें आ जाएगा हाफ KCV² K टाइम्स, और इसमें कितना आ जाएगा? हाफ CV²/K। याद रखना, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है बैटरी से, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो K टाइम्स होता है एनर्जी स्टोर्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा? CV²/2K। ये K से डिवाइड हो जाता है। जहाँ चार्ज कांस्टेंट, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट, K से मल्टीप्लाई, यहाँ चार्ज कांस्टेंट, ये चार्ज फिक्स रहेगा, ये चार्ज नहीं करेगा चेंज, क्योंकि सर्किट से डिस्कनेक्टेड है, तो इसमें हो जाएगा /K। तो पूछा है दोनों का रेशियो, ये आईटी में भी पूछा हुआ है, दिस प्लस दिस इनिशियली एंड दिस प्लस दिस इनिशियली। तो U इनिशियल बाय U फाइनल निकालना है, दिस टोटल बाय दिस टोटल। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब हमारा बचा क्या है? हमारा बचा है अभी, अच्छा अभी तो टाइम है हमारे पास, ठीक है। देखो
कोई भी डाइलेक्ट्रिक होता है वो किसी चीज को अपने अंदर खींचता है, पुल करता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। वो क्या होता है देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन a capacitor and a dielectric। पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही क्यों, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही क्यों देखते हैं। देखो ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। मान लो कि ये जो है एक कैपेसिटर है, जनरली हम ये मानते हैं कि इसकी जो फील्ड होती है प्लस से माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, ये ऐसे होती है। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेट होता है और ये गैप जो है ना दोनों बीच, गैप बहुत कम होता है। जैसे ये बुक है, या मान लो ये और ये बुक है, ऐसा होता है। दोनों बीच का गैप जो है बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, दिखाई भी नहीं देगा, इतना कम गैप होता है। और हम यहाँ खड़े हैं तो समुद्र की तरह है, ठीक है, ये करेक्ट है। लेकिन जब आप एंड के पास पहुंचते हैं यहाँ पर, तो ये वैलिड नहीं रहता है, ये सिमेट्री वैलिड नहीं रहता। यहाँ वैलिड है, यहाँ वैलिड है, और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे ना, ये सिमेट्री डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अब तुम जैसे जैसे एंड के पास जा रहे हो ना, एंड इफेक्ट बोलते हैं इसको, ये ऐसे हो रहा है और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्लस से माइनस फील्ड बाहर ऐसे होता है एंड पे जाके, जो हम नेग्लेक्ट करते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जहां जिस चीज का कारण ही यही हो, उसको कैसे नेग्लेक्ट करें? हर जगह नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट एक स्पेशल केस, जब हमको एक चीज पढ़ना है जिसका कि कॉज ही यही है, तो वहां तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब सोचो, अब तुम अगर यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक ले आओ, अब तुम क्या करो, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस तरह से ले आओ, ऐसे करके इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहां ले आओ, तो तुम क्या देखोगे, ये अगर तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, यहां प्लस चार्जेस थे, यहां पर फ्री चार्जेस जो था वो प्लस था, तुमने यहां प्लस चार्ज इसको दिया था और माइनस चार्ज इसको दिया था। तो तुम क्या देखोगे कि यहां पर इंडक्शन होगा, माइनस चार्जेस यहां अपीयर होंगे, नॉन यूनिफॉर्म। यहां जो माइनस होगा यहां ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, यहां थोड़ा वीकर होगा, लेकिन होगा। और यहां प्लस होंगे, यहां प्लस होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि ये फील्ड था, ये फील्ड क्या करेगा, इसको अलाइन करेगा सिमेट्रिकली। तो यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि ग्रेटर फील्ड में है, और ये थोड़ा वीकर फील्ड में, यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन होगा। अब सोचो, ये जो फील्ड लाइन है तुम्हारा, जो बाहर में एक्सटर्नल फील्ड, ये तुम्हारा फील्ड लाइन है, एक्सटर्नल फील्ड, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर? ये इस माइनस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट टू फील्ड। और इस प्लस चार्ज के ऊपर, इस प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये माइनस है, उसी तरह से ये जो माइनस चार्ज है, इस पर एक फोर्स लगेगा ऐसे करके, और ये जो प्लस चार्ज है यहां पे एक फोर्स लगेगा ऐसे करके। उसी तरह से यहां पे और दूर है तो फील्ड बहुत ऐसा होगा, लगेगा ऐसे करके, और यहाँ पे फोर्स लगेगा कुछ ऐसे करके, बट लगेगा तो सिमेट्रिकली है ना। इन सब का अपवर्ड और डाउनवर्ड कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बट राइटवर्ड कंपोनेंट तो होगा। हम इस एंड पे जाके जो फील्ड
चेंज होता है, उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एंड इफेक्ट, एंड इफेक्ट और फ्रिंजिंग इफेक्ट। द सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट एट द एंड्स। सिमेट्री अंदर में है, इंटीरियर में, इसीलिए फील्ड यूनिफॉर्म है, बट एट द एंड्स सिमेट्री इज नॉट वैलिड। यहां पे सिमेट्री वैलिड नहीं होता है, सिमेट्री नॉट वैलिड। इसीलिए यहां पे एक फोर्स इस पे अट्रैक्शन ऐड करेगा ना। अगर हम चार्ज बाय चार्ज फोर्स निकालना चाहें तो बहुत मुश्किल है निकालना। कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड द फोर्स चार्ज बाय चार्ज? ये चार्ज इस पे फोर्स लगा, ये इस पे हुई, निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसका एक टेक्निक है, इसका एक टेक्निक है कि जहां पे फोर्स डायरेक्टली निकालना मुश्किल होता है वहां एनर्जी से निकालना आसान होता है। फोर्स का एक और डिफिनीशन होता है फिजिक्स में, माइनस डी यू बाई डी एक्स। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर तुम उस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी जानते हो तो माइनस डी यू बाई डी एक्स बताता है व्हाट इज दैट फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। यहां हम उस मेथड से निकाल सकते हैं, यहां हम उस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। कितना फोर्स लगेगा, ये सब कितने फोर्स अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स का नेचर कैसा होगा। इसको छोड़ दें तो क्या ये एसएचएम करेगा? ये एक्सेलरेट करेगा, कितना फोर्स लगेगा, क्या ये फोर्स इस एक्स पे डिपेंड करेगा, क्या क्या होगा, देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसको डिटेल में जो है पूरा एनालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन अभी हम बता देते हैं, इसको हम फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं। और उस फॉर्मूला के साथ एक राइडर है, उस फॉर्मूला का आंसर तो सही आएगा और उसका मीनिंग के अंदर कुछ और चीजें जो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बट अभी हम डिराइव कर रहे हैं कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो समझ लो इसका कारण क्या होता है, फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है। ठीक, सो अगर तुम्हारे पास दो प्लेट हैं इस तरह से है, इसमें स्लाइटली इसको करके छोड़ दो खाली, ये खींच लेगा, अपने आप खींच लेगा और ये अप डाउन करेगा। देखो कैसे होता है, इसको याद रखना। जो हम डिराइव करने जा रहे हैं एग्जैक्टली लगा देना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या करना है देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन जिसमें कि इस तरह से है कि क्या है कि ये एक प्लेट है, ये दो प्लेट है और यहां पे क्या लगा हुआ, एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ये जो प्लेट है इसकी लेंथ दी हुई है L, कितनी दी हुई है L, ये लेंथ L है। और अंदर जो लेंथ है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर लेंथ है इसकी B, वो है विड्थ। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इनसाइड लेंथ है विड्थ B। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एक डायरेक्ट्रिक को यहां तक डाल के छोड़ देता हूं। अभी मैं उसको पकड़े हुए हूं, देखो ये डायरेक्ट्रिक है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी K। ठीक, मैं जानना चाहता हूं इस मोमेंट पे जब ये इस तरह से है तो इसके ऊपर फोर्स कितना ऐड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस कैपेसिटेंस को समझता हूं। यहां दो कैपेसिटेंस हैं, अगर ये लेंथ कितनी है, अगर ये लेंथ मान लो, अभी कैपेसिटर की लेंथ जो इसके अंदर है वो मान लो कितनी है, x है। मान लो अभी कैपेसिटर की लेंथ जो अंदर में वो कितनी है, x है। यानी जो खाली लेंथ है वो कितनी है बताओ, L माइनस एक्स है। तो तुम यहां ये समझ सकते हो ये V वोल्ट का बैटरी है। तुम यहां ये समझ सकते हो यहां दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर जो एयर का बना हुआ है, एक कैपेसिटर जो एयर का बना हुआ है, ये कैपेसिटर एयर कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का बना हुआ है, और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तुम इसको इस तरह से देख सकते हो कि यहां से लेके यहां तक एक एयर कैपेसिटर है, क्या है, एक एयर कैपेसिटर है। और तुम ये देख सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक एक के मीडियम का कैपेसिटर है।
और दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि इसका अपर प्लेट इसके अपर प्लेट के साथ कनेक्टेड, इसका लोअर प्लेट इसके लोअर प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, देखो C1 हो जाएगा, ये जो होगा C, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका कितना बताओ, इसका एरिया ये लेंथ कितनी है x, ये लेंथ कितनी है x, इनसाइड लेंथ कितनी है b, तो x इंटू b या b इंटू x, इनसाइड लेंथ है b, इनसाइड लेंथ है b और ये लेंथ है x, तो इसका जो अपर एरिया है ये वो किसके इक्वल होगा, इनसाइड लेंथ b इंटू x, k एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस d, डिस्टेंस d। इसके लिए क्या लिखोगे, एयर कैपेसिटर के लिए k की जगह 1, k की जगह 1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना होगा, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है l माइनस एक्स, इनसाइड लेंथ क्या है b, तो l माइनस एक्स इंटू बी, एरिया कितना हो गया, देखो l माइनस एक्स है लेंथ, विड्थ है इनसाइड कितनी है b है, डिवाइडेड बाय d, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है, हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दो, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, b कांस्टेंट, d कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट b बाय d कांस्टेंट, k इंटू k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू x, सही कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट b बाय d, ये हो गया kx माइनस x, हाँ k माइनस 1 इंटू x प्लस l, k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट b बाई डी कॉमन ले लिया प्लस l, ठीक है, आ गया, दिस इज द कैपेसिटेंस। तो ये बताओ इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, और v तो कांस्टेंट है। थर्ड, व्हाट इज du बाई डी, f क्या होता है माइनस du बाई डी एक्स, f क्या होता है माइनस du बाई डी एक्स, f क्या होता है माइनस du बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा बताओ, ये माइनस, देखो v स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट, डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स, और जब इसको x के साथ डिफरेंशिएट करोगे, जब इसको x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा, डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स क्या देगा, f इक्वल टू हो जाएगा माइनस v स्क्वायर बाई 2 डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स, इसका इक्विवेलेंट x के साथ, ये तो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट b बाई डी, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा k माइनस 1, यानी फोर्स बिकम्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट bv स्क्वायर k माइनस 1 बाई 2d, कितना अभी याद कर जाओ, एप्सिलॉन नॉट b क्या है इनसाइड लेंथ, ट्रांसफर एप्सिलॉन नॉट b पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी स्क्वायर k माइनस 1 बाई 2d, एप्सिलॉन नॉट bv स्क्वायर k माइनस 1 बाई 2d, एप्सिलॉन नॉट bv स्क्वायर k माइनस 1 बाई 2d, क्या ये x पे डिपेंड कर रहा है, इज दिस फोर्स डिपेंडेंट ऑन x, क्या ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि इसका कितना पार्ट अंदर है, क्या ये फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है कि कितना पार्ट अंदर है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब है चाहे तुम इसको इतना अंदर रखो या इतना अंदर रखो या इतना अंदर रखो या इतना अंदर रखो, फोर्स सेम है, ठीक, इसको रट जाओ, एप्सिलॉन नॉट bv स्क्वायर k माइनस 1 बाई 2d। अब एससी वर्मा के सारे लास्ट के क्वेश्चन देख जाओ, कुछ नहीं है, पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, और ये एससी वर्मा के क्वेश्चंस है 1 बाय 1, और बाहर के भी बताऊंगा क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ये एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एक कैपेसिटर है, पहला क्वेश्चन, ये कैपेसिटर है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक, देखो कितना आसानी से क्वेश्चन क्रिएट होता है और कैसे हम बनाते हैं इसको। मैं कोई भी क्वेश्चन क्रिएट कर दूंगा इसमें,
किसी भी चैप्टर को उठा लो पूरे फिजिक्स में, मैं इसको इससे मर्ज कर दूंगा। देखो ये एक डाइलेक्ट्रिक है ऐसे करके, और एक बैटरी से कनेक्टेड है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वोल्टेज V, इनसाइड लेंथ ऑफ दिस इज B, ट्रांसवर्स लेंथ ऑफ दिस प्लेट इज B, और ये गैप कितना दोनों प्लेट के बीच में D। तो ये सब खींचेगा ना। यहां पुली लगा हुआ है, कितना मास हैंग कर दें, कितना मास हैंग कर दें कि ये डाइलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम में रहे। क्या करोगे? फाइंड द मास दैट मस्ट बी हैंग सो दैट दिस डाइलेक्ट्रिक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इसको mg से इक्वेट कर दें। टेंशन इज इक्वल टू mg, टेंशन इज इक्वल टू mg एंड टेंशन इज इक्वल टू F अट्रैक्शन। हो गया? सो आंसर है एप्सिलॉन नॉट bv स्क्वायर k माइनस 1 बाई 2d डिवाइडेड बाई g। दिस इज द मास टू बी हैंग। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। मान लो हम क्वेश्चन बदलना चाहते हैं, कहते हैं बनाओ ये इक्विलिब्रियम में नहीं था, मैं इसको पानी में डिप कर देता हूं, मैं इसको वाटर में डिप कर देता हूं। अब टेंशन क्या हो जाएगा? mg माइनस बॉयंसी। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने इसको एक ऐसे मटेरियल में वाटर में डिप कर दिया, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन एससी वर्मा में ही है। क्या किया है? दो स्लैब ले लिया है। क्या किया है? दो स्लैब ले लिया है, दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया इस तरह से, एक ये और एक ये, दो स्लैब है और दोनों को ज्वाइन कर दिया है, पेस्ट कर, यहाँ पे क्या किया? ग्लू कर दिया है, चिपका दिया दोनों को। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फॉर्मूला अगर तुम्हें याद नहीं है तब दिक्कत होगी। ये एक है, ये दूसरा है। यहां पर एक, यहां पर क्या किया है? ये और ये दो कैपेसिटेंसेस है। एक स्लैब यहां लिया है, दूसरा स्लैब यहां लिया है। ये दिया हुआ V1, ये दिया है V2, ये दिया हुआ K1, ये दिया हुआ K2। ये भी B है ट्रांसवर्स, ये भी B है ट्रांसवर्स, अलग भी दे सकता था। ये इक्विलिब्रियम में है, तो V1 V2 का रेशियो निकालना है। फाइंड रेशियो ऑफ V1 बाई V2 सो दैट दिस कॉम्बिनेशन, दिस पेस्टेड स्लैब नाइदर मूव लेफ्ट नॉर मूव राइट। तो क्या करोगे? एप्सिलॉन नॉट b v1 स्क्वायर k1 माइनस 1 बाई 2d, ये एप्सिलॉन नॉट b v2 स्क्वायर k2 माइनस 1 बाई 2d। एप्सिलॉन नॉट सेम है, b सेम है, d सेम है, तो v1 स्क्वायर k1 माइनस 1 इज v2 स्क्वायर k2 माइनस 1। v1 स्क्वायर k1 माइनस 1 इज v2 स्क्वायर k2 माइनस 1। सो v1 बाई v2 इज अंडर रूट ऑफ k2 माइनस 1 बाई k1 माइनस 1। यही आंसर है, देख लेना। अब बताओ लास्ट क्वेश्चन, एससी वर्मा का है लास्ट क्वेश्चन। टाइम पीरियड। अगर मैं ये करूं कि मैं यहां तक इसको डाल दूं, ये लेंथ कितनी है? L। मैं इसको x नॉट लेंथ अंदर डाल देता हूं, ठीक है, x नॉट लेंथ, और इसको छोड़ देता हूं। इसको क्या करता हूं मैं, और मैं क्या करता हूं इसको, इसका मास है m। दिस डाइलेक्ट्रिक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो क्या होगा?
ये इसको अट्रैक्ट करेगा, देखो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। फोर्स कांस्टेंट है, याद रखना। फोर्स चाहे एक्स कुछ भी हो, फोर्स में कोई चेंज नहीं है। फोर्स इज नॉट फंक्शन ऑफ एक्स। जो अट्रैक्शन वहां वही अट्रैक्शन वहां, वही अट्रैक्शन यहां वही अट्रैक्शन यहां। जैसे फुल्ली ऑक्यूपाई करेगा अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, बट तब तक एक स्पीड गेन कर चुका है, ये रुकेगा नहीं, ये क्रॉस करेगा। जैसे क्रॉस करेगा अब क्या होगा, अब इधर से लेगा, अब ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो इसको ये पुल करेगा और फिर ये उतना ही डिस्टेंस एक्स नॉट जाके स्टॉप कर जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से। फिर ये वापस आएगा, अप डाउन करेगा। ये मोशन पीरियोडिक होगा क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड है, बट एसएचएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एसएचएम? एसएचएम में क्या होता है कि फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यहां पर क्या है, यहां पर एक्सीलरेशन ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां पे जीरो। यहां तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, ए ए ए ए ए जीरो, सडनली माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, फिर माइनस ए। इस तरह से कहने का मतलब है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। यहां ऐसा कोई यहां फोर्स फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है। तो यहां पे अगर तुमको निकालना है टाइम पीरियड, ये ऑसिलेट करेगा। समझो ये क्या करेगा, अगर ये एक्स नॉट डिस्टेंस पे यहां पे इसको तुमने छोड़ा था, जब अगर तुमने इसको एक्स नॉट डिस्टेंस पे यहां छोड़ा था, जब ये यहां पे आके रुकेगा, जब ये यहां पे आके रुकेगा, बैटरी दूर है, टकरा नहीं रहा है, तो यहां पे फिर से एक्स नॉट पे ही होगा, फिर वापस आएगा। अगर तुमसे हम पूछे व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो क्या करोगे, यहां से ले करके इसको ऑक्यूपाई करने में जितना टाइम लगा उतना ही रुकने में लगेगा, उतना ही फिर ऑक्यूपाई करने में लगेगा, उतना ही यहां में लगेगा। यानी कि इसको पहली बार ऑक्यूपाई करने में जो टाइम लगा उसका 4 टाइम्स इसका टाइम पीरियड होगा। दिस इज एक्सीलरेशन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1/2d डिवाइडेड बाय मास। ये फोर्स था डिवाइडेड बाय मास, एंड दैट इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जब तक इसके राइट में है, दिस सेम एक्सीलरेशन इज लेफ्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। जब तक इसके लेफ्ट में है, दैट सेम एक्सीलरेशन इज राइट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर हम तुमसे जानना चाहते हैं कि टाइम टेकन टू फिल द कैपेसिटर को भरने में पहली बार कितना टाइम लगेगा, तो लिखोगे, बताओ कितना डिस्टेंस चलेगा। यहां तक पहुंच रहा है ना, ये टोटल एल था, उसमें एक्स नॉट तो पहले से भरा हुआ था, तो इसको कितना डिस्टेंस चलना है भरने के लिए, एल नॉट माइनस एक्स, सॉरी एल माइनस एक्स नॉट। एल माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर। इतने टाइम में ये इसको भरेगा। कितना डिस्टेंस चलना होगा इसको, एल माइनस एक्स नॉट, तो टी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल माइनस एक्स नॉट बाई ए अंडर रूट। इतने टाइम में इसको भरेगा। इसीलिए जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टी, यानी 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एल माइनस एक्स नॉट बाई ए। ए कितना है, ये इसको डाल देना। ये सिर्मा का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो दिस इज पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम। ऑसिलेटरी मोशन है, बताओ ऑसिलेटरी क्यों है? ऑसिलेटरी मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, ऑसिलेटरी है। पीरियोडिक है, इसका टाइम पीरियड है, बट नॉट एसएचएम। ये एसएचएम नहीं है। हाँ, तो 4 टाइम्स क्यों होगा? अरे देखो, जिस रेट से एक्सेलरेट हुआ अब उसी रेट से रिटार्ड होगा, तो जितना इसको यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगेगा उतने ही टाइम में रुकेगा। ये यहां से यहां क्या हो गया, t/4 प्लस t/4। फिर उतने ही टाइम में जो चीज यहां से रेस्ट से चल के आया था, फिर यहां से रेस्ट से चल के आएगा, फिर t/4 यहां फिर स्पीड गेन कर चुका होगा, फिर जो इनिशियल पॉइंट था वहां पहुंचेगा, फिर t/4। जितने, क्योंकि जिस रेट से एक्सेलरेट हो रहा है रेस्ट से, उसी रेट से रिटार्ड हो रहा है। देखो, हम अगर किसी बॉल को फेंकते हैं ऊपर, तो जब वो ऊपर जाता है तो जी से रिटार्ड होता है। जब वो ऊपर रुक के नीचे आता है, फिर जी से ये क्या होता है, एक्सेलरेट करता है। तो जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना टाइम ऑफ डिसेंट होता है।
ठीक है ना? तो यहां से स्टार्ट होके ए एक्सीलरेशन से रेस्ट से लेकर यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वही प्रोसेस रिवर्स कर गया। अब क्या है, वही चीज रिवाइंड हो गया। ये 0 से यहां तक आया था, उसी रेट से अब इसको इस वी मैक्स से 0 तक जाना है, फिर वी मैक्स से 0, फिर ये डिस्टेंस भी सेम, एक्सीलरेशन भी सेम, तो उसका 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अगर तुमसे हम ये पूछें कि टाइम और एक्सेलरेशन प्लॉट करो तो एक्सेलरेशन इस तरह आएगा। कैसे? 0 से लेकर t टाइम तक -a, 0 से t/4 टाइम तक -a, क्योंकि ये अभी राइट साइड है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट है, -a। जैसे इसको क्रॉस करेगा अब क्या होगा, फोर्स राइट वर्ड होगा। जब ये राइट चला जाएगा तो फोर्स होगा राइट वर्ड, खींचेगा इसको, हमेशा पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा +a, फिर +a t/2 टाइम तक t/4, फिर जब क्रॉस करेगा तो हो जाएगा -a। तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो -a +a -a, इस तरह से बनेगा। पहले -a था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, क्यों? ये लेफ्ट में था, इसकी एक्सेलरेशन लेफ्ट थी, पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। फिर +a होगा यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, t/4 और t/4 टाइम, इसका +a ही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन राइट वर्ड होगा। फिर जैसे उसको क्रॉस करेगा, इसको फिल करने के बाद और राइट जब मूव कर रहा है तो क्या है, लेफ्ट है, फिर क्या होगा, -a होगा। ऐसा चीज और सब बहुत सारी चीज किया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। हम इस फोर्स को हम रोटेशन से, टॉर्क से, क्योंकि एक फोर्स है, स्टैंडिंग वेव से मिक्स कर सकते हैं। हम तुमसे अगर ये पूछें, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, मैंने यहां एक रस्सी बांध दिया, ठीक, और मैंने क्या देखा कि जब हम एक ट्यूनिंग फॉर्क को बजा रहे हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को अगर किसी ने वेव्स पढ़ा होगा तो ये स्टैंडिंग वेव्स फंडामेंटल मोड में क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ टेंशन होता है, वो टेंशन के कारण वो मोड डिटरमाइन होता है। हम वी वोल्ट को कितना वोल्ट कर दें कि उसी फ्रीक्वेंसी पे ये 2 लूप में घूम जाए, ये अपने फर्स्ट ओवरटोन में चला जाए। अब सोचो कहाँ वेव्स, कहाँ ये, हम ये भी पूछ सकते हैं, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। रुड़की जो मैंने दिया था, रुड़की का टेस्ट एंट्रेंस, उसमें ये क्वेश्चन था, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अच्छे से इसमें डाल दिया था ऐसे करके, ठीक है। एक बुलेट आया बाहर से और इससे कोलाइड किया और इसमें चिपक गया, इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। इसकी मास एक कैपिटल एम, बुलेट की मास भी एक कैपिटल एम। फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द इनकमिंग बुलेट, कि जब ये इसमें एम्बेडेड हो जाए तो ये दोनों डाइलेक्ट्रिक से बाहर फेंका जाए, दे गेट आउट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो क्या करोगे? द क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम स्पीड दैट आई मस्ट गिव टू दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब सो दैट इट गेट्स आउट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। मीन्स क्या हुआ, डिस्टेंस L चलने से पहले इसकी स्पीड 0 नहीं होनी चाहिए। अगर यहां से डिस्टेंस L चलने से पहले ये रुक गया, अगर ये यहां से चला और यहां पे आके रुक गया तो वापस लौट आएगा। इतना स्पीड दे दो कि स्पीड 0 होने से पहले ये L डिस्टेंस पार कर जाए। तो क्या लिखोगे, v² - u² = 2s। जहां पे v की वैल्यू क्या डाल दोगे, 0, u की वैल्यू क्या डाल दोगे, जो भी तुमसे कहा गया है, कौन सी स्पीड दें कि डाइलेक्ट्रिक बाहर निकल जाए, u डाल दो। एक्सीलरेशन ये ε0 bv² k - 1/2d, L यहां L डाल दो, आ गया। अगले क्लास में बताऊंगा इस पे और क्या क्या किया जा सकता है। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला भूले सब भूल जाओगे। एग्जाम के अंदर फॉर्मूला डेराइव नहीं किया जाता, यूज किया जाता है, ठीक है। लास्ट क्लास आई थिंक एक क्लास लूंगा और डाइलेक्ट्रिक पे प्रेशर बताएंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बैरोमीटर में कैसे काम करेगा, बैरोमीटर का प्रेशर कैसे डाइलेक्ट्रिक में कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IIT JEE, और तुम किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन, इरोडो अभी छोड़ दो, इरोडो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, किसी भी प्रीवियस ईयर IIT JEE का कोई भी क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक का बना सकते हो। SC वर्मा और प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन, पूरी प्रीवियस ईयर JEE क्वेश्चन बना सकते हो। केमिस्ट्री में कुछ नहीं बचा हुआ है, नथिंग इज लेफ्ट।
जो बचा हुआ है वो पूछता नहीं है, वो पूछेगा भी लेट से। चलो मैं भी रख रहा हूँ, मैं थोड़ा नेक्स्ट क्लास कौन सा है तुम लोग का अभी? मैथ्स का। मैं सर को मैसेज कर रहा हूँ थोड़ा लेट से स्टार्ट करने, 5-10 मिनट लेट से। चलो थैंक यू सर। थैंक यू।